मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें पिछले सेशन में पार्ट 3 में हमने अध्ययन किया था गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब, जिसमें अवतल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, बिंब का साइज कैसा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार से होती है। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों की प्रकृति तालिका को देखने पर किस प्रकार से होती है। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10.5 के अकॉर्डिंग कोई उत्तल दर्पण लेते हैं, इसे एक हाथ में पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़ते हैं। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, छोटा है या विवर्धित बड़ा है। पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाते हैं, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की दोनों स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंबों के किरण आरेखों का अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से किरण आरेख अपने को प्राप्त होते हैं चित्र ए चित्र बी के अकॉर्डिंग। PFC, BPC, B' और यहाँ प्रतिबिंब BAB, MN। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षिक साइज देखते हैं। यदि बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस F और दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। और प्रतिबिंब तो हमेशा ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधे बनते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। जबकि अवतल दर्पण में हमने देखा था कि वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बन रहे थे। तो इसमें प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधे बनते हैं। अब वस्तु को यदि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखा जाए तो P और F के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। प्रतिबिंब का साइज जो है वो प्रतिबिंब का साइज इसमें अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होगी। तो प्रतिबिंब हर प्रकार से आभासी और सीधा बनेगा। तो इसीलिए काफ़ी उपयोगी होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन या पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है, यदि आप कभी आगरा किले देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करते हैं तो मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उच्च स्थान पर खड़ा होना होगा। तो वहाँ पर उत्तल दर्पण लगा हुआ है। उत्तल दर्पणों के उपयोग क्या क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्य दृश्य यानी पीछे के जो दृश्य देखता है ना वाहन वाला, वो दर्पण के पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। यह दर्पण वाहनों के पार्श्वों में लगे होते हैं, साइड में। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमने पिछले जो सेशन थे उनमें इसी पाठ में चर्चा करी थी कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और उसकी फोकस दूरी F के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो दोनों के बीच जो संबंध होता है वो हमने देखा कि R बराबर होता है 2 गुणा F, R बराबर 2F। तो इसमें वक्रता त्रिज्या यानी R का मान दिया है और फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी यहाँ वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, जबकि फोकस दूरी गोलीय लेंस के लिए, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R बटा 2 कर देंगे। R बटा 2 का मतलब R का मान अपने को दिया है 20 रखेंगे बटे 2।
20/2, 2 से 20 को काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर निकल कर आएगी, यानी कि पहले की आधी हो जाएगी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, और इसी के अनुसार इन दर्पण प्रतिबिंबों को अपन एक्स एक्स के अनुदिश इनकी ऋणात्मक और धनात्मक दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको जैसे अपन क्षैतिज रूप में एक्स एक्स डैश लिखते हैं, और जो हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर रूप में अपन वाई वाई डैश लिखते हैं। तो वाई 0, मूल बिंदु 0 से ऊपर वाई की तरफ जाने पर पॉजिटिव धनात्मक आएगा, दाहिनी तरफ जाने पर धनात्मक आएगी, बाईं तरफ जाने पर ऋणात्मक आएगी, नीचे की तरफ जाएंगे अपन यानी वाई से वाई डैश की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस ऋणात्मक दूरियां देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से चिन्ह परिपाटी यूज होती है। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे दर्पण सूत्र तथा उसके लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी इस फॉर्मूले पर आधारित पूछे जाते हैं, तो इनको भी लेकर के हम चर्चा नेक्स्ट जो अपना पार्ट है, पार्ट 5 में अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।